नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। चीन में बैठकर ट्रंप ने ईरान को जो संदेश दिया है वो सुनने लायक है। शी जिनपिंग और ट्रंप दोनों ने माना कि हॉर्मूज को खोलना जरूरी है। यही नहीं, शी जिनपिंग के सामने ट्रंप ने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि ईरान को परमाणु संपन्न देश नहीं बनने देंगे। दावा किया जा रहा है कि बीजिंग से लौटने के बाद शुरू होगा ईरान युद्ध का राउंड 2, यानी तेहरान के ऊपर फिर बारूद बरस सकता है। लेकिन ईरान भी सीधा झुकने वाला नहीं। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स खुली धमकी दे चुके हैं। लेकिन सबसे पहले वॉर अपडेट। अमेरिका का ईरान पर फिर से हमले का प्लान तैयार है। ट्रंप ने इशारा किया है कि अमेरिका का सैन्य ऑपरेशन ईरान में कभी भी शुरू हो सकता है। चीन के दौरे से निकलने के बाद ट्रंप ने यह बड़ा बयान दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध खत्म करने में भरोसे की कमी सबसे बड़ी बाधा है। उन्होंने वॉशिंगटन की ओर से आने वाले विरोधाभासी संदेशों को इसका मुख्य कारण बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध खत्म करने के ईरान के ताजा प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही अमेरिका अब ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध की जगह 20 साल के निलंबन को स्वीकार करने पर सहमत हुआ है। ईरान हॉर्मुज ट्रेड को उन जहाजों के लिए आंशिक रूप से फिर से खोल रहा है जो उनके मैनेजमेंट प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका द्वारा ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी अभी भी लगातार जारी है। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार लेबनान इजरायल युद्ध विराम को 45 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। हालांकि सीजफायर के बावजूद इजरायल के लेबनान पर हमले जारी हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान के उन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है कि वो युद्ध में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। यूएई ने कहा है कि वो ईरानी हमलों को सही ठहराने की कोशिशों को स्वीकार नहीं करता। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बाजौर इलाके में एक सैन्य कैंप पर बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है, जिसमें कम से कम 15 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। इस हमले की जिम्मेदारी टीटीपी ने ली है। अक्टूबर 2025 के बाद ये पहली बार है जब टीटीपी ने किसी आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी ली है। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ 2 दिनों के भीतर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की के अनुसार रूस ने बुधवार से अब तक 1567 ड्रोन दागे हैं, जिसमें राजधानी कीव सहित कई शहरों को निशाना बनाया गया है। कम से कम 27 नागरिकों की मौत हो गई है। यूक्रेन की वायुसेना ने कीव में रूसी हमले में 24 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है और इसे युद्ध की शुरुआत के बाद से अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला बताया है। इस भीषण तबाही के बाद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस को कड़ी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अपने 5 देशों के दौरे के तहत यूएई पहुंचे। यूएई के ओपेक से बाहर होने और ईरान युद्ध के चलते पैदा हुई उथल पुथल के बीच भारत और यूएई ने रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्रों में अपने संबंधों को और गहरा किया है। ये समझौते ऐसे समय में हुए हैं जब सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच भी संबंध मजबूत हो रहे हैं। चीन भले ईरान का सबसे बड़ा साथी हो, लेकिन बीजिंग में ट्रंप और शी जिनपिंग दोनों ने साफ कहा कि हॉर्मुज बंद नहीं होना चाहिए। ईरान परमाणु जिद और हॉर्मुज बंद रखने की धमकी से पीछे नहीं हट रहा। इजरायली मीडिया का दावा है कि चीन दौरे के बाद ट्रंप फिर हमला कर सकते हैं। इजरायल भी तैयार बैठा है। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि ईरान के साथ सीज फायर लाइफ सपोर्ट पर है, यानी बातचीत लगभग खत्म। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या मिडिल ईस्ट में कभी भी जंग भड़क सकती है? पश्चिम एशिया में किसी भी वक्त एक महायुद्ध का सायरन बज सकता है। आसमान में मिसाइल और जमीन पर धमाकों की गूंज एक बार फिर सुनी जा सकती है। उंगलियां ट्रिगर पर कस चुकी हैं। वजह ईरान की वो जिद जो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में धकेलने पर आमादा है। चीन भले ही खुद को ईरान का सबसे सच्चा दोस्त बताता हो, लेकिन बीजिंग में शी जिनपिंग के सामने डोनाल्ड ट्रंप ने एक लकीर खींच दी है। ट्रंप और जिनपिंग दोनों ने एक सुर में साफ कह दिया है कि हॉर्मुज को खोलना ही होगा। We want the streets open. लेकिन तेहरान में बैठी सत्ता अपनी न्यूक्लियर जिद और हॉर्मुज को बंधक बनाए रखने की सनक से रत्ती भर भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। बातचीत लगभग खत्म हो चुकी है। चीन से लौटते वक्त एयरफोर्स 1 से ही ट्रंप ने ईरान के मंसूबों पर पानी फेर दिया।
We've wiped out their armed forces, essentially. We may have to do a little cleanup work because we had a little month-long ceasefire, I guess you'd call it, but we have a blockade that's so effective, and that's why we did the ceasefire. We really did the ceasefire at the request of other nations. I wouldn't have really been in favor of it. ईरानी एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान में छिपाए जाने की खबरों के बाद अमेरिका में पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। नई रिपोर्ट के मुताबिक वॉशिंगटन के रणनीतिक हलकों में इस बात को लेकर चिंता बढ़ी है कि क्या पाकिस्तान फिर दोहरी नीति अपना रहा है। अमेरिकी विशेषज्ञ इसे क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर संकेत मान रहे हैं। I don't trust Pakistan as far as I can throw them. If they actually do have Iranian aircraft parked in Pakistan bases to protect Iranian military assets, that tells me we should be looking maybe for somebody else to mediate. No wonder this damn thing is going nowhere. So, I appreciate all you've done. I'm very supportive of it. But when it comes to Pakistan and China, enough already. तो अब पाकिस्तान का डबल गेम दुनिया के सामने आ रहा है। चीन जाने से पहले ही ट्रंप ने साफ कह दिया है कि ईरान के साथ जो दिखावे का सीजफायर था वो अब लाइफ सपोर्ट पर है। I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, "Sir, your loved one has approximately a 1% chance of living." आपको याद दिला दें, 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर जो बमों की बारिश की थी वो पाकिस्तान के बीच बचाव के बाद रुकी थी। ट्रंप ने खुलेआम कह दिया है कि सीजफायर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक फेवर था। ईरान ने जो शांति प्रस्ताव भेजा था, ट्रंप ने उसकी पहली लाइन पढ़ते ही उसे डस्टबिन में डाल दिया था। Have you rejected the latest proposal from Iran, or where does that stand? No, I looked at it, and if I don't like the first sentence, I just throw it away. ट्रंप ने अब ईरान को एक आखिरी टेक इट और लीव इट ऑफर दिया है। अगर ईरान अगले 20 साल तक अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह फ्रीज कर दे बिना किसी चालबाजी के, तो अमेरिका मान सकता है। 20 years is enough, but the level of guarantee from them is not. In other words, it's got to be a real 20 years. We're not even talking about, I call it the nuclear dust. Came up with a terrible sheep show brought on. इजरायली मीडिया का दावा है कि ट्रंप के चीन दौरे से लौटते ही ईरान पर बड़ा हमला हो सकता है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू साफ कह चुके हैं कि ईरान के यूरेनियम भंडार खत्म होने तक इजराइल पीछे नहीं हटेगा। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पेंटागन ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी दोबारा शुरू करने की तैयारी कर ली है। हालांकि ट्रंप ने अभी अंतिम फैसला नहीं लिया है। ईरान हॉर्मुज में तेल जहाजों को रोककर टोल टैक्स वसूलने की दबाव की राजनीति कर रहा है। पूर्व कमांडर मोहम्मद अली जाफरी ने धमकी दी है कि प्रतिबंध हटने और ईरान की शर्तें माने बिना कोई बातचीत नहीं होगी। उधर अमेरिका युद्धपोत भेजने की तैयारी में है और इजराइल भी हमले के मौके तलाश रहा है। मिडिल ईस्ट में तनाव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। ट्रंप का चीन का दौरा खत्म हो चुका है। फारस की खाड़ी में युद्ध की आहट फिर से एक बार सुनी जा रही है। खाड़ी के देशों में बारूद की गंध पहले ही फैल चुकी थी, लेकिन अब यह सवाल है कि क्या समुंदर फिर से सुलगने वाला है। खैर, ईरान और अमेरिका के बयानों से तो यही लगता है। दुनिया पूछ रही है, क्या ईरान का अंत करीब है या खत्म हो जाएगी अमेरिका की बादशाहत हमेशा के लिए। सवाल यह भी है कि क्या इजराइल और अमेरिका मिलकर तेहरान को बर्बाद करेंगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ईरान डरकर दुबक गया है तो आप गलत हैं, क्योंकि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने चेतावनी देते हुए कह दिया है कि मिसाइलें, ड्रोन अमेरिकी ठिकानों पर निशाना साधे हुए हैं। यानी अगर हमला हुआ तो जवाब पहले से ज्यादा विध्वंसकारी होगा। IRGC ने समंदर की लहरों पर अपनी हुंकार भर दी है। सीधा और साफ संदेश देते हुए कहा, अगर ईरान के एक भी तेल टैंकर या कमर्शियल जहाज को खरोंच की आई तो समंदर की लहरें अमेरिकी सैनिकों के खून से लाल हो जाएंगी।
ये सिर्फ गीदड़ भभकी नहीं है, ये बारूद की वो हकीकत है जो फटने को तैयार है। जनरल सरदार मूसावी ने पूरी दुनिया को हिला देने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की मिसाइलें और घातक ड्रोन्स अमेरिकी ठिकानों पर लॉक हो चुके हैं। हमलावर जहाज हमारी रडार पर है और हम बस उंगली दबने का इंतजार कर रहे हैं। ईरान जो मैनेज कर रहा है, क्योंकि उस एक तो ट्रेन है जो फ्रेट ट्रेन चलती है शंघाई से लेकर के तेहरान तक 15 दिन लेती है, तो कम से कम वो फ्रेट ट्रेन के द्वारा हो रहा है। दूसरा, पाकिस्तान ने 6 अपने एंट्री पॉइंट्स खोल दिए हैं, तो वहां से भी सामान अब ईरान के अंदर जा रहा है। और तीसरा, स्मगलिंग हो रहा है, ईरान की मदद हो ही रही है। और लेकिन अब जो जैसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि एक जब घेराबंदी हो जाती है, न ईरान से कोई चीज बाहर जा सकती है, न ईरान से कोई चीज आ सकती है। 90% जो एक्सपोर्ट्स हैं ईरान का तेल का, वो सब चीन उठाता था, अब वो वहां पर भी तकलीफ हो रही है। जंग शुरू होने से पहले ईरान को लेकर अमेरिका की जो भी सोच रही हो, लेकिन 75 दिन बाद वैसी बिल्कुल भी नहीं होगी। इस बात की तस्दीक अमेरिकी सेनेट भी कर रही है। 400 million that you referred to. Under Secretary Colby's done a great job. दरअसल अमेरिकी सेनेट में सवाल उठा तो वो सिर्फ मिसाइलों का नहीं था, बल्कि भरोसे का भी था। सेनेटर मर्फी पूछ रहे थे कि आखिर ईरान के पास कितनी मिसाइल्स बाकी हैं। General Kane. लेकिन जनरल केन और रक्षा मंत्री हेक्सेथ ने चुप्पी साध ली। The Secretary and others in the President's cabinet have said very clearly that our war objective is to destroy Iran's missile and drone program. The President said just a week ago that Iran maybe had 18 to 19% of their missile capacity left. But there is public reporting suggesting that our intelligence agencies say that Iran still has 70% of their missile and drone capability, which would be a failure of our objectives if that were to be true. What can you tell us about the number of missiles and drones that they have left, and do you dispute that intelligence estimate? Sir, I'm not going to comment. With deep respect for the question, I'm not going to comment. सेनेट में शायद सबसे भारी चीज कोई दस्तावेज नहीं, बल्कि वो खामोशी थी जिसमें ये स्वीकार छिपा था कि पश्चिम एशिया की आग अभी बुझी नहीं है। ईरान एक तो सीक्रेटिव सा एक रजीम है, और उनके सारी जो प्रोडक्शन है यहाँ तो इंडिजीनियस है, अपने आप ही बनाते हैं। यहाँ फिर कुछ चाइना रशिया से मदद लेके बनाते हैं, जो भी वो भी मतलब कॉन्फिडेंशियल सी एक चीज है। और मैं नहीं समझता कि अमेरिका को पता नहीं है। वो कई बारी जो उनका इंटरनल इंटेलिजेंस है उसको बाहर नहीं दिखाते, और प्रोपेगेंडा वो कह देते हैं कि इनके पास बस खत्म होने वाली हैं, बस 2000 ही थी बस, और है नहीं। ये अपने प्रॉप अप करने के लिए और थोड़ा प्रेशराइज करने के लिए और अलाइज को थोड़ा हौसला देने के लिए। अलाइज का मतलब जो गल्फ कंट्रीज हैं या बाकी हैं, इनको थोड़ा हौसला मिलता है कि हाँ चलो भाई इससे ज़्यादा नहीं ये लड़ सकेंगे, पर उनकी क्षमता बहुत है। और आज मिसाइल बनाना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि उनके अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ हैं, और वो पता नहीं 40 साल से बना रहे होंगे। और 2015 में जाके उन्होंने एक अपना कहा कि चलो हम 2000 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं बनाएंगे। दूसरी ओर ईरान की धमकियों के धुएं के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन की धरती पर जाकर बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति के बगल में बैठकर दुनिया को एक तस्वीर दिखाई। तस्वीर सिर्फ दो नेताओं की नहीं थी, बल्कि ताकत के उस नए व्याकरण की थी जिसमें दोस्तियां भी सौदे हैं और चेतावनियां भी संदेश। We did discuss Iran. We feel very similar to Iran. We want that to end. We don't want them to have a nuclear weapon. We want the straits open. We're closing it now. They closed it, then we closed it on top of them. But we want the straits open, and we want them to get it ended, because it's a crazy thing. They're a little bit crazy, and that's no good. Can't have it. They cannot have a nuclear weapon. राजनीति में कई बार शब्द नहीं, बैठने की जगह बोलती है।
ट्रंप की वो कुर्सी शायद यही कह रही थी कि अमेरिका अब ईरान को केवल मध्य पूर्व का मसला नहीं मानता, बल्कि उसे चीन की बढ़ती वैश्विक साझेदारियों के आईने में देख रहा है। आग अभी सुलगी ही थी कि ब्रिटेन ने भी अपना HMS ड्रैगन समंदर में उतार दिया है। ब्रिटेन इसे डिफेंसिव कह रहा है, लेकिन ईरान इसे अपनी घेराबंदी मान रहा है। तेहरान ने उन देशों को भी चेतावनी दे दी है जो अमेरिका की गोद में बैठकर साजिश रच रहे हैं। खासकर संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश अब ईरान की हिट लिस्ट में है। तो क्या ये ट्रंप की फाइनल वॉर होगी? इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान को मिटाने का जो सपना देखा है, क्या वो हकीकत बनेगा, या फिर ईरान की मिसाइलें मिडिल ईस्ट का भूगोल बदल देगी? ईरान ने लिख दिया है अपना फैसला। हमला हुआ तो इस बार तबाही पहले से ज्यादा भीषण होगी। इजराइल लेबनान के बीच अमेरिका शांति वार्ता करा रहा है, लेकिन जमीन पर इजराइल लगातार बम बरसा रहा है। लेबनान में हमले, हिजबुल्लाह की जवाबी फायरिंग और IDF सैनिक की मौतों ने साफ कर दिया है कि सीज फायर वहां पर केवल कागज पर बचा है। उधर ट्रंप का बयान भी धमकी जैसा है, डील करो वरना खत्म हो जाओ। चीन ने ईरान को हथियार न देने का भरोसा दिया है, लेकिन वेस्ट एशिया में बारूद अब भी बिछा पड़ा है। वॉशिंगटन में बातचीत शुरू होने से पहले ही इजराइल ने लेबनान पर हमला तेज कर दिया, यानी दुनिया शांति की बात कर रही है और मैदान में युद्ध की तैयारी चल रही है। दुनिया जिसे सीज फायर कह रही है, वो दरअसल अघोषित युद्ध का युद्ध घोष है। इजराइल और लेबनान से हिजबुल्लाह लगातार एक दूसरे पर हमलावर है। 16 अप्रैल को वॉशिंगटन से खबर आई कि ट्रंप ने कमाल कर दिया। इजराइल और लेबनान के बीच 10 दिन का युद्ध विराम हो गया। समझौते की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि लेबनान से लेकर उत्तरी इजराइल तक फिर से बम वर्षा होने लगी। हिजबुल्लाह जो है और जो बफर जोन बनाया था बिटवीन द लिटनी रिवर और ब्लू लाइन के बीच में, वहां पे लेबनीज की फौज ने वहां पे जो है अपना सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी थी, प्लस यूनिफॉर्म के द्वारा। लेकिन वहां पे हिजबुल्लाह आने के कारण देखते हैं कि पूरी लड़ाई के दौरान जो रॉकेट्स हैं, जो माना जाता है कि हिजबुल्लाह के पास काफी उसके पास रॉकेट्स का जो भंडार है वो है। इजराइल का यह मानना है कि हिजबुल्लाह जो है एक आतंकी संगठन होने के नाते जिस प्रकार से रॉकेट लगातार फायर करता रहता है, तो इजराइल ने अब देख लिया 1982 से 2000 तक 18 साल के बाद जब वहां से इजराइल निकला तो हिजबुल्लाह ने वही वैक्यूम जो हुआ वहां पे आके हिजबुल्लाह बैठ गया और जिस प्रकार से लगातार परेशान करता रहता है इजराइल को, तो उससे बचने के लिए इजराइल चाहता है कि हिजबुल्लाह जो है ये आतंकी संगठन जिसको ईरान मदद करता है उसका खात्मा हो। ये कैसा सीज फायर है जहां शांति के नाम पर सिर्फ लाशें गिनी जा रही हैं। व्हाइट हाउस में बैठकर पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव बातचीत के दावे किए जा रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि सरहद पर गोलियों की भाषा आम हो चुकी है। आंकड़े सुनिए और फैसला कीजिए कि क्या इसे शांति कहेंगे। सीज फायर शुरू होने के बाद से हिजबुल्लाह ने 220 से ज्यादा बार इजराइल पर हमला किया। जवाब में इजरायली एयरफोर्स ने कोई रहम नहीं दिखाया। लेबनान में हिजबुल्लाह के 1100 से ज्यादा ठिकानों को खंडहर बना दिया। इजराइल का दावा है कि उसने 350 आतंकियों को खत्म किया है, लेकिन मौत का असली चेहरा कुछ और ही है। 350 आतंकी मारे गए, ये इजराइल का दावा है। लेबनान में करीब 500 लोगों की मौत हो चुकी है। 10 लाख से ज्यादा लोग अपना घर बार छोड़कर बाहर जाने को मजबूर हो गए हैं। सोचिए, 1.25 लाख लोग शेल्टरों में ठूंस दिए गए हैं, जहां न भविष्य है न सुरक्षा। क्या ट्रंप प्रशासन की ऐतिहासिक डील का यही अंजाम होना था? इजराइल कह रहा है वो अपनी रक्षा कर रहा है और हिजबुल्लाह कह रहा है उसे प्रतिरोध का हक है।
हिजबुल्लाह का रुख साफ है। सीनियर कमांडर वकीफ सफा ने दो टूक कह दिया है कि हथियार तब तक नहीं डालेंगे जब तक इजरायली सेना लेबनान की एक एक इंच जमीन खाली नहीं कर देती। हिजबुल्लाह को लेबनान की सरकार की परवाह नहीं है, उसे परवाह है अपने आका ईरान की। वही ईरान जिसने 1982 में इस संगठन को पाला पोसा। तेहरान से बयान आता है कि इजराइल लेबनान की संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ईरान की प्रॉक्सी वॉर ही इस पूरे तनाव की जड़ नहीं है? IRGC के कुद्स फोर्स की ट्रेनिंग और पैसे के दम पर यह जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। इधर अमेरिका एक तरफ वो हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन कहता है, दूसरी तरफ लेबनान की सरकार से हाथ मिलाता है। ध्यान दीजिए, 14 मई को वॉशिंगटन में 8 घंटे तक मीटिंग चली। मीटिंग के बाद कहा गया सब कुछ सकारात्मक रहा और 15 मई को हिजबुल्लाह के हमले में 6 इजरायली सैनिक मार दिए गए। क्या ये सीज फायर सिर्फ एक रणनीति है ताकि दोनों पक्ष फिर से गोला बारूद इकट्ठा कर सके? ट्रंप का कहना है कि ये ऐतिहासिक समझौता होगा, लेकिन सवाल है कि क्या ये इतिहास खून से लिखा जाएगा? एक तरफ बातचीत से शांति की अपील हो रही है तो दूसरी तरफ गोलीबारी के धमाके। लेबनान की गलियों में सन्नाटा नहीं बल्कि सायरन का शोर है। इजराइल रुकने को तैयार नहीं, हिजबुल्लाह झुकने को तैयार नहीं और ईरान आग में घी डालने से पीछे नहीं हट रहा। लेकिन शोर इजराइल के अंदर भी है। सरकार पर नए मोसाद प्रमुख की नियुक्ति को लेकर सवाल वहां भी उठ रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू ने अपने नए मोसाद प्रमुख की नियुक्ति का बचाव किया। नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि इजराइल की खुफिया एजेंसियों पर आखिरी अधिकार सिर्फ प्रधानमंत्री का है, न अदालत का, न मीडिया का। वेस्ट एशिया की इस लड़ाई में अब सच और रणनीति के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी है। अमेरिका शांति की भाषा बोल रहा है, इजराइल सुरक्षा की, हिजबुल्लाह प्रतिरोध की और ईरान बदले की। लेकिन इन सब के बीच मर कौन रहा है? सवाल सिर्फ इतना नहीं कि सीज फायर कब तक चलेगा, सवाल यह है कि क्या ये शांति की शुरुआत है या अगले बड़े युद्ध से पहले की खामोशी। दुनिया इस वक्त किसी आम युद्ध से नहीं चिंतित है। ये बारूद की नहीं बल्कि तेल की जंग भी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर आज पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का करीब 25% युद्ध शुरू होने से पहले इसी संकरे रास्ते से गुजरता था। लेकिन आज ये रास्ता एक ज्वालामुखी बन चुका है और अमेरिका की हार और जीत इसी रास्ते से होकर गुजरती। आजादी, रिजीम चेंज से होते हुए वेस्ट एशिया की जंग अब तेल पर आकर रुक गई है। फरवरी 2026 से पहले हॉर्मूज से हर रोज करीब 2 करोड़ बैरल तेल पार होता था, लेकिन आज सन्नाटा है, सप्लाई ठप है। खाड़ी देशों में उत्पादन करीब 1.5 करोड़ बैरल प्रतिदिन गिर चुका है। इसका नतीजा यह हुआ कि जो तेल कल तक 60 से $65 प्रति बैरल में मिल रहा था, वो आज $100 की दीवार लांघ चुका है। यानी मिसाइलें पश्चिम एशिया में गिर रही हैं और असर दुनिया के हर कोने तक हो रहा है। पूरा विश्व चाहता है ये लड़ाई समाप्त हो और ईरान को हारा हुआ ना देखा जाए, ना अमेरिका को जीता हुआ देखा जाए। लेकिन विश्व में अगर तेल की किल्लत ना हो, इस तरह का जो परेशानी पूरे विश्व भर में तेल, गैस, फर्टिलाइजर, खाना पीना तकलीफ हो रही है, उससे अगर बचना है तो मुझे लगता है हम लोगों को एक ऑनरेबल एग्जिट देना पड़ेगा ईरान को। लेकिन नहीं तो ईरान को भी तकलीफ होगी। लेकिन ईरान जिस प्रकार से जो चीन जो मदद कर रहा है, अगर चीन मदद करना बंद कर देता है, जो बहुत बहुत मुश्किल है, चीन मदद करना बंद नहीं करेगा, क्योंकि चीन भी चाहता है कि ईरान किसी न किसी तरीके से अपने आप को, उसकी अहमियत कम ना हो, उसके अस्तित्व पे चोट ना आए। इस खेल में सबसे ज्यादा वो देश पिस रहे हैं जिनका अपना कोई तेल का कुआं नहीं है। एशिया और अफ्रीका के वो देश जहां आम आदमी पहले ही महंगाई की मार झेल रहा है। हालत देखिए, पड़ोसी देश पाकिस्तान के पास सिर्फ हफ्ते भर का तेल बचा है। इंडोनेशिया और बांग्लादेश जैसे मुल्कों की सांसें भी फूल रही हैं। उनके पास मुश्किल से 20 से 25 दिन का रिजर्व है।
जबकि नियम कहता है कि कम से कम 90 दिन का भंडार होना चाहिए। वहीं अफ्रीका के कई देशों की हालत भी ऐसी ही है। ऊर्जा एक्सपर्ट्स का मानना है कि दुनिया की 70% आबादी उन देशों में रहती है जिनके पास इस महासंकट से लड़ने के लिए ढाल ही नहीं है। इस पूरे जो घटनाक्रम चल रहा है, इंडिया अगर आप देखें तो पूरे दुनिया में, यूरोप में ले लीजिए, अमेरिका में ले लीजिए, एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पेट्रोल, डीजल और क्रूड और गैस की कीमतें 2 से 3 गुना बढ़ी हैं। जबकि हिंदुस्तान में पिछले 2.5 महीने में, जब से लड़ाई शुरू हुई है 28 फरवरी को, 2.5 महीने में हमने इतने अच्छे से इसको मैनेज किया है कि कीमत मुश्किल से 1-2-5% ही बढ़ी है। लेकिन अभी क्योंकि ये जंग लंबी खींचती जा रही है और अभी जैसे कल भी हुआ है, एक हमारा जो मर्चेंट शिप था उसको टारगेट किया गया स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, गल्फ ऑफ ओमान में, तो अभी आगे आगे ये जो पीड़ा है ये जारी बढ़ेगी और इसके लिए हमें पूरा तैयार रहना है। बात सिर्फ पेट्रोल डीजल की नहीं है, रसोई तक आग पहुंच चुकी है। भारत में ही देख लीजिए, पिछले 2 महीने में एलपीजी की खपत 13% कम हुई है। समुद्र में सैकड़ों जहाज फंसे हुए हैं। ऊपर से ईरान के खर्ग आइलैंड के पास बहता हुआ हजारों बैरल तेल, ये सिर्फ आर्थिक संकट नहीं, कुदरत के साथ भी बहुत बड़ा खिलवाड़ है। लेकिन इस अंधेरे में भारत अपनी मशाल जलाए खड़ा है। दिल्ली जानती है कि आज के दौर में डिप्लोमेसी से ज्यादा जरूरी एनर्जी सिक्योरिटी है। भारत ने दुनिया की परवाह किए बिना रूस से तेल खरीदना जारी रखा है। मई 2026 में भारत रिकॉर्ड 23 लाख बैरल रूसी तेल हर रोज मंगा रहा है। अमेरिका को साफ कह दिया गया है कि हमारे लिए देश का आम नागरिक और उसकी रसोई पहले है। रूस भी कह चुका है कि वो भारत के हितों पर आंच नहीं आने देगा। क्या भारत सुरक्षित है? पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के आंकड़े तसल्ली देते हैं। Our LPG, the cylinder gas which you use in kitchens, about 60% used to come from the Strait of Hormuz. Now we had to make arrangements and look and behold. I mean, I'm amazed at what we were able to do. Our domestic production of LPG prior to the crisis was 35 or 36,000 metric tons per day. We ramped up our domestic production from 36 to 54,000 metric tons. This by itself is a mind-boggling thing. लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ। अगर ये युद्ध लंबा खिंचा तो आईएमएफ की वो चेतावनी सच हो सकती है कि दुनिया एक ऐसी मंदी में फंसेगी जिससे निकलना नामुमकिन होगा। खाद, बिजली, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ आम लोगों की पहुंच से बाहर हो जाएगा। वेस्ट एशिया में इस वक्त जो हो रहा है वो सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच का तनाव नहीं है, ये दुनिया की नई पावर पॉलिटिक्स का ट्रेलर है। ऊपर से सीज फायर की बातें हो रही हैं, लेकिन पीछे युद्ध की तैयारी चल रही है। हॉर्मूज की खाड़ी, जहां से दुनिया के बड़े तेल टैंकर गुजरते हैं, आज मिसाइलों, युद्धपोतों और धमकियों के बीच फंसी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया सांस रोक कर बैठी हो कि अगला धमाका जाने कब हो जाए। यूएस की नजर क्यूबा पर भी है, हालात वहां भी सामान्य नहीं है। यूएन चेतावनी दे रहा है कि युद्ध हुआ तो मानवता को खतरा है। ईरान अब पहले वाला ईरान नहीं दिखता जो सिर्फ अमेरिकी सैंक्शन से डर जाए। तेहरान का आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा है। उसकी नौसेना स्पीड बोट्स, ड्रोन, सी माइंस और छोटी पनडुब्बियों के साथ हॉर्मूज में ऐसी तैनाती कर रही है जैसे वो दुनिया को बता देना चाहता हो कि अगर दबाव बढ़ा तो तेल की सप्लाई पूरी तरह रुक भी सकती है। भारत के लिए ऊर्जा संकट एक बहुत बड़ी समस्या है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात यूएई जा रहे हैं। पिछली बार जब प्रधानमंत्री मोदी इजराइल में थे तब हम यहीं पास में श्री राउची के साथ थे और अब वे यूएई में हैं। भारत के लिए ऊर्जा संकट एक गंभीर मुद्दा है। भारत के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध बहुत अच्छे हैं।
इतिहास में ईरान और भारत के बीच कई समानताएं रही हैं। कूटनीतिक रूप से हमारे संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं और हम निरंतर संपर्क में हैं। अन्य देशों के साथ हमारे संबंध हमेशा से भारत के विरुद्ध नहीं रहे हैं और मुझे लगता है कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के मूलभूत सिद्धांतों का हिस्सा है कि कोई भी द्विपक्षीय संबंध किसी तीसरे देश के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। इसलिए भारत के साथ हमारे संबंध आपसी सम्मान और आपसी हित पर आधारित हैं और हम भारत के साथ स्वस्थ संबंधों को जारी रखने के लिए तत्पर हैं। ईरानी सेना खुले तौर पर कह रही है कि फारस की खाड़ी में उसकी डॉल्फिन पनडुब्बियां हर वक्त अलर्ट पर हैं। संदेश साफ है, अगर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ जमीन पर नहीं, समंदर में भी मिलेगा। दूसरी तरफ अमेरिका है। ट्रंप प्रशासन लगातार दबाव बढ़ा रहा है। बातचीत जारी रखने की कोशिशें होती दिख जरूर रही हैं, लेकिन उसके साथ युद्धपोत भी आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स, फाइटर जेट्स और नौसैनिक बेड़े खाड़ी में तैनात हैं। Well, I think number one, we're going to have a long talk about it. I think he's been relatively good, to be honest with you. You look at the blockade, no problem. They get a lot of their oil from that area. We've had no problem, and he's been a friend of mine. He's been somebody that we get along with. It's going to be a very exciting trip. A lot of good things are going to happen. We need any help with Iran. We'll win it one way or the other. We'll win it peacefully or otherwise. अमेरिका अब सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं कर रहा, बल्कि ब्लॉकेड डिप्लोमेसी कर रहा है। यानी पहले आर्थिक और समुद्री घेराबंदी करो, फिर बातचीत की शर्तें तय करो। ईरान के पोर्ट्स, बैंकिंग सिस्टम और तेल कारोबार पर नए सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतने दबाव के बाद भी ईरान झुकेगा या और ज्यादा आक्रामक हो जाएगा? इस पूरे संकट में यूरोप का बदलता चेहरा भी दिलचस्प है। कुछ महीने पहले तक ट्रंप की रणनीति की आलोचना करने वाले यूरोपीय देश अब खुद युद्धपोत भेज रहे हैं। ब्रिटेन ने HMS ड्रैगन को खाड़ी में भेजने का फैसला किया है। फ्रांस अपने राफेल और फ्रिगेट्स के साथ मैदान में उतर चुका है। जर्मनी और इटली भी समुद्री रास्तों की निगरानी में लगे हैं। वजह साफ है, अगर हॉर्मूज बंद हुआ तो यूरोप की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी, तेल महंगा होगा, गैस की सप्लाई प्रभावित होगी। ईरान ने भी साफ चेतावनी दी है कि हॉर्मूज में किसी भी विदेशी सैन्य दखल का निर्णायक जवाब दिया जाएगा। यानी खाड़ी अब सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं रही, ये संभावित युद्ध का मैदान बन चुकी है। और यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र भी चिंतित है। यूएन ने चेतावनी दी है कि अगर हॉर्मूज के रास्ते खाद और जरूरी सप्लाई की आवाजाही रुकी तो दुनिया के कई हिस्सों में खाद्य संकट और भूख जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। यानी ये लड़ाई सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं रहेगी, इसका असर आम आदमी की रसोई तक पहुंचेगा। लेकिन कहानी सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। ट्रंप प्रशासन की नजरें क्यूबा पर भी है। अमेरिका अब खुलकर उस नीति की तरफ लौटता दिख रहा है जिसमें वो अपने प्रभाव वाले इलाके में किसी भी विरोधी ताकत को बर्दाश्त नहीं करना चाहेगा। क्यूबा पर आर्थिक दबाव बढ़ाया जा रहा है। यानी ये सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं, बल्कि दुनिया की नई जियोपॉलिटिकल लाइनें खींचने की तैयारी है। इस पूरे खेल को चीन भी बहुत ध्यान से देख रहा है। बीजिंग समझना चाहता है कि अगर कल ताइवान को लेकर अमेरिका से टकराव हुआ तो समुद्री नाकेबंदी, आर्थिक प्रतिबंध और ऊर्जा सप्लाई को हथियार की तरह कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। यही वजह है कि वेस्ट एशिया का ये तनाव अब सिर्फ अरब दुनिया की खबर नहीं रहा, ये वॉशिंगटन, बीजिंग, मॉस्को और यूरोप की रणनीतियों का हिस्सा बन चुका है। वॉर रूम में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।